जय हिंद साथियों। आज के इस लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे वर्ग आव्यूह का सारणीय। ठीक है, इसमें हम जानते हैं कि देखिए वर्ग आव्यूह का सारणीय क्या होता है। मान लीजिए कोई एक आव्यूह है, ठीक है, जो वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह का मतलब होता है कि जो भी पंक्तियों की संख्या होगी वही कॉलम की संख्या के बराबर होनी चाहिए। जैसे मान लो हम 3 x 3 का ले रहे हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, ये 3 x 3 का है। देखिए इसमें 3 पंक्ति है और 3 कॉलम है, ठीक है। इसको रो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई? कॉलम। ठीक है, तो वर्ग आव्यूह का सारणीय क्या होता है? सेम ही होता है, बस कुछ नहीं, उसको हम सारणीय डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देते हैं, बस उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, यही हो गया सारणीय के रूप में। ठीक है, अगला अपना टॉपिक क्या है भाई? अगला टॉपिक क्या बोल रहा है? अगला टॉपिक बोल रहा है कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है भाई? ठीक है, आइए देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई इसको? सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो तो आप मैनेज कीजिएगा। ठीक है, ये क्या कहते हैं भाई? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है? मान लीजिए हम कोई कोई मान लीजिए हम ये आव्यूह लिए हैं, ठीक है। आव्यूह क्या है भाई? मान लीजिए हमने ये आव्यूह लिया है 2 -1 -6 और 3। ठीक है, तो ये अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कब होगा? जब इसको हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लेंगे। ठीक है, 2 -6 -1 3। हाँ, ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन हम करेंगे तो वो शून्य के बराबर आना चाहिए। तो देखिए 2 3 6 -6, यानी इसका जो आएगा, जो वैल्यू जो आएगा इस डिटरमिनेंट का, वो क्या होगा? शून्य होगा। तो इसे क्या कहेंगे? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। और अगर यहीं पर शून्य के बजाय, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स हम समझ गए भाई। अब देखिए हम समझते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या सब डिटरमिनेंट। नहीं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स समझते हैं। ठीक है, यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, इसको वैसे ही रहने देते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है भाई? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स हम लिए हैं, ठीक है, 2 4 3 6। हाँ, मान लीजिए हमने ले लिया है 2 x 2 का, तो इसकी जो डिटरमिनेंट फॉर्म में जो वैल्यू आनी चाहिए वो शून्य के बराबर नहीं आनी चाहिए। 3 4 3 6। हाँ, देखिए 6 3 18 -12, ये क्या होएगा भाई? ये हो जाएगा 6 इज नॉट 0। अर्थात ये क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आगे हम देखते हैं भाई सब मैट्रिक्स। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। आप वीडियोस को रोक रोक के देख लीजिएगा, हम थोड़ा जल्दी जल्दी बता देते हैं। ठीक है, अगला क्या है भाई? अगला है उप आव्यूह। उप आव्यूह, सब मैट्रिक्स। ठीक है भाई, ये सब मैट्रिक्स क्या होता है? सब मैट्रिक्स होता है कि भाई जो, मान लीजिए हमारे पास एक 3 x 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6
7 8 9। हम इससे कितने अवयव बना सकते हैं? जिसे मान लीजिए हम 1 2 4 6, ठीक है, एक ये बना दिए, एक मान लीजिए 1 4 2 5 3 6, एक ये बना दिए, मान लीजिए एक हमने ये बना दिया 4 7 5 8 6 9, मान लीजिए एक हमने ये बना दिया 5 8 6 9, और भी बनाए जा सकते हैं ईटीसी। हाँ, ईटीसी। हाँ, ये क्या होंगे भाई? इस जो 3x3 का जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये इसके सब मैट्रिक्स होंगे, ठीक है, यानी उप सारणिक होंगे। आइए अगली पॉइंट की तरफ चलते हैं, इसे इरेज करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है भाई अपना? उप सारणिक। उप सारणिक, सब डिटर्मिनेंट। सब डिटरमिनेंट क्या होता है भाई? जैसे मान लो हमने कोई डिटरमिनेंट ले लिया, ठीक है, डिटरमिनेंट ले लिया, ठीक है, A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33। हाँ, ओके, हमने ये 3x3 का एक डिटरमिनेंट ले लिया। हाँ, 3x3 का एक डिटरमिनेंट ले लिया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं भाई कि इसके उप सारणिक निकालो। तो मान लीजिए हम A11 के लिए निकालते हैं, ठीक है, A11 के लिए निकालते हैं। तो A11 का जो उप सारणिक होगा, सारणिक, उप सारणिक जो होगा, वो होगा M11। कोई कोई M11 लिखता है, कोई कोई राइटर C11 लिखता है, मान लीजिए हम M11 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले हम देखिए प्रसार करने के लिए जो साइन लगाते हैं वो लिख देते हैं, समझने के लिए आसानी रहेगी। तो A11 का उपसारणिक जो रहता है भाई, वो होता है इतना, हम इनकाउंटर करके ले लेते हैं, ठीक है। A11 के लिए, यानी A11 का मतलब प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ को छोड़ने पर जो बचता है उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा A11, सॉरी, A22 A23 A32 A33, ओके, ठीक है। अब भाई वैसे ही ए मान लीजिए 23 के लिए ए निकाल लेते हैं, ठीक है, सेम प्रोसेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई एम एम 23, ठीक है। एम 23 के लिए क्या होगा भाई? इसको हम हटाते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भाई एम 23 के लिए ले लो। हाँ, एम 23 कहाँ है अपना? यहाँ पे। तो देखिए इसके लिए जो चिन्ह चलता है इस हिसाब से चलता है, ठीक है। तो एम 23 का मतलब होता है कि ये रो और ए कॉलम को छोड़ने पर जो बाकी बचते हैं भाई उनको हम ले लेते हैं। हाँ, इनको हम यहाँ पे इनकाउंटर कर देते हैं, ठीक है। तो बचे क्या? A11 ए, तो A11 A12, ठीक है, और उसके बाद बच गए A31 A32, ठीक है, ये हो गए। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए अगली टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगली टॉपिक की तरफ चलने से पहले हम कुछ जो है एंजॉय करते हैं, और इसे ध्यान से जो है समझिएगा। और कहते हैं भाई, कहते हैं क्या? जहां कदर न हो वहां जाना, जहां कदर न हो वहां जाने की जिद मत करना, जो तुम्हें खोने से ना डरता हो उसे पाने की जिद मत करना। क्या कह रहे हैं भाई? कह रहे हैं कि जहां कदर न हो, जहां कदर न हो वहां जाने की जिद मत करना, जहां कदर न हो वहां जाने की जिद मत करना, और जिसे तुम्हें खोने की डर न हो उसे पाने की जिद मत करना। ठीक है, आइए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, इसे हम इरेज करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है भाई अपना? अब ये कह रहा है सहखंड या सहगुणनखंड, यानी को फैक्टर निकालो। सहखंड,
या सहगुणनखंड, सहगुणनखंड, ठीक है। तो क्या बोलते हैं भाई, कोफैक्टर, ठीक है। स्पेलिंग सही है या मिस्टेक है? को फैक्टर सही है, ठीक है। अगर मिस्टेक भी होगा तो आप इंग्लिश को समझ जाइए, क्योंकि आप अपने को इंग्लिश हम नहीं पढ़ा रहे हैं, अपने को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये को फैक्टर क्या होता है भाई, ठीक है। को फैक्टर क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए हमने कोई एक डिटर्मिनेंट ले लिया, ठीक है। एक ए डिटर्मिनेंट ले लिया, जिसमें है A11, A12, A20, सॉरी 13, A21, 22, A23, A31, A33, 32, A33। हाँ, अब भाई देखिए ये 3 क्रॉस 3 का हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। और ये कह रहा है भाई को फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं। तो को फैक्टर के लिए भाई सिस्टम क्या होता है, देखिए। मान लीजिए हम R1 के लिए निकालते हैं, प्लस माइनस प्लस, हाँ ठीक है। तो R1 के लिए निकालते हैं तो भाई होता क्या है R1 के लिए कि A11, ठीक है। A11 के साथ क्या रहेगा भाई, A11 के साथ जो रहेगा A11, ठीक है, प्लस A12 के साथ A12, प्लस A13 के साथ A13, ठीक है। कैपिटल से जो निकाल रहे हैं उसके साथ में क्या रहता है, को फैक्टर रहता है, क्या रहता है भाई, नहीं, उसके साथ सब डिटरमिनेंट रहता है, ठीक है। तो आइए देखिए A11 की वैल्यू क्या है, अपने को A11 ही रख देते हैं, ठीक है। और A11 के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसको हम लेते हैं, हाँ। यानी हो जाएगा A22, A23, A32, A33, हाँ हो गया। अब यहाँ पे माइनस साइन के साथ A12 को A12 के साथ रखते हैं, ठीक है। A12 के साथ देखिए भाई क्या है, A12 जो है, A12 के लिए हम इसको छोड़ते हैं और इसको छोड़ देते हैं, बचेगा क्या, देखिए ध्यान से, A21, A23, A31, A33, हाँ। फिर वैसे ही A13 के साथ में क्या आएगा भाई, अब देखिए इसे इरेज करते हैं, हाँ। A13 के साथ में भाई क्या है, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ देंगे, यानी ये इतना जो है आ जाएगा, A21, A22, A31, A32, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं। अब देखिए भाई होता क्या है, इसको कुछ लोग यहाँ पर जो है A11 के बजाय कुछ लोग यहाँ पर C11 का भी प्रयोग करते हैं। तो मान लीजिए हम इसको अगर C11 लिखते हैं तो हम इस प्रकार से लिख देंगे A11, C11 प्लस A11, C, A12, C12 प्लस A13, C13, ठीक है। इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। C12 का मतलब होगा भाई कि जो यहाँ पर होगा -1 के पावर, अगर हम I प्लस जे के रूप में लिखते हैं तो यहाँ पर I का मान 1 हो जाएगा और ये मान 2, यानी ये हो जाएगा -1 के पावर 3 हो जाएगा, यानी -1 आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर -1 छिपा रहता है, ठीक है। उसे हम दिखाते नहीं है, ये रफ वर्क को हटा देते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे बहुत जो है काम आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है भाई, ये हम को फैक्टर निकालना सीख गए। इसी प्रकार से को फैक्टर्स बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। तो इसे मैं इरेज करता हूँ और दूसरा को फैक्टर्स दिखाता हूँ। अब बाकी के को फैक्टर्स को हम निकालेंगे नहीं, इसी प्रकार से होते हैं, ठीक है। निकाले जाते हैं तो हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये 22, ये 21, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा C21 प्लस A22, C22 प्लस A23, C23, हाँ। इसी प्रकार से रहते हैं भाई।
सेम उसी प्रकार से और भी आगे चलते हैं। A31 C31 प्लस A32 C32 प्लस A33 C33। हाँ, और भी इसी प्रकार से हम करते हैं। A11 C11, ठीक है, C11 A12 A21 C2। हाँ देखिए, ये सब जो है रो के लिए था। अभी हम कॉलम के लिए भी करेंगे तो वैसे ही चलता जाता है, तो उतना कोई विशेष लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, आइए आगे अगली टॉपिक को देखते हैं, सखंड आव्यूह। सखंडज आव्यूह क्या है भाई? देखिए, आइए अगली टॉपिक को हम देखते हैं। ठीक है, अगली टॉपिक क्या कह रहा है भाई? अगली टॉपिक कह रहा है कि हमको सखंडज याद करना है। क्या? सखंडज आव्यूह। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई? एड ज्वाइंट मैट्रिक्स। ठीक है, एड ज्वाइंट मैट्रिक्स, इसको कैसे निकालते हैं भाई? देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। हाँ, मान लीजिए हमारे पास एक ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कह रहा है भाई एड ज्वाइंट निकालिए। ठीक है, तो एड ज्वाइंट के लिए मान लीजिए हम समझ ले रहे हैं कि उससे पहले हम सखंड उससे पहले हम क्या निकालेंगे भाई? उससे पहले हम को फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो को फैक्टर जो निकालेंगे, ठीक है, मान लेते हैं हम C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 के रूप में आता है। ठीक है, इस रूप में आता है। हाँ, अब उसके बाद एड ज्वाइंट क्या होता है भाई? एड ज्वाइंट जो हम निकालते हैं, ठीक है, एडीजे भी लिख के छोड़ देते हैं, एड ज्वाइंट पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम भी एडीजे लिख के ही छोड़ देते हैं, और यहाँ पर ए है तो ए के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो एड ज्वाइंट कैसे निकालते हैं भाई? जो सी आई जे होता है, जो सी आई जे के फॉर्म में होता है जो, ठीक है, जो सी आई जे के फॉर्म में होता है, उसका हम क्या लेते हैं भाई? परिवर्त लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये अपने पास है, तो इसका अगर डैश करते हैं हम, ठीक है, इसका डैश करते हैं तो कॉलम को पंक्ति के रूप में और पंक्ति को कॉलम के रूप में। ठीक है, C11 C21 C31, ठीक है, C12 C22 C32, ओके, C13 C23 C33, ओके। ठीक है, इस रूप में हो जाता है। वर्गाव्यूह का व्युत्क्रम या प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं? ठीक है भाई, वर्गाव्यूह का प्रतिलोम, आइए अगली टॉपिक को देखते हैं। इतना समझ में आया एड ज्वाइंट कैसे निकालते हैं? एड ज्वाइंट जो ए डिटरमिनेंट निकाले रहते हैं, इसके ऊपर डैश चढ़ाते हैं। ठीक है, डैश चढ़ाने के बाद जो निकलेगा वही एड ज्वाइंट ए आता है, लेकिन डैश का मतलब होता है कि जो कॉलम, जो पंक्ति के रूप में उसे कॉलम के रूप में, और जो कॉलम के रूप में उसे पंक्ति के रूप में हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, एड ज्वाइंट हम समझ गए, इसे इरेज करते हैं। ठीक है, आप वीडियोस को रोक के देख लिया करिए, क्योंकि अगर हम एकदम धीरे धीरे करेंगे तो फिर आधी उम्र बीत जाएगी, आधी उम्र बीत जाएगी, न जमाने मिलेंगे न दुनिया मिलेगी। ठीक है, इसलिए अपने को थोड़ा मोनोटाइज करिए और अपने आप को एक्टिवेट करिए और हमेशा एक्टिव रखिए। ठीक है, तो अपनी अगली टॉपिक क्या है भाई? वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं? ठीक है, वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। ठीक है, ज्ञात व्युत्क्रम। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे भाई? इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, INVERS, इनवर्स ऑफ
ए, यस क्यू यू ए आर ई, स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है भाई। इनवर्स ऑफ है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या कह रहे हैं भाई, इसको कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई डिटरमिनेंट दिया है, ठीक है, A11, A12, A21, A22, ओके, ठीक है, ये अपने पास मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको डिटरमिनेंट के रूप में प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, A11, A12, A21, A22, ठीक है। उसके बाद माड के रूप में हम, सॉरी, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो A11, A12 माइनस ए, यहाँ पे 22 हो जाएगा, A12 इंटू A21, ओके, इस रूप में हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं भाई, हम देखते हैं अगर इसकी वैल्यू अगर इज नॉट जीरो आती है तो क्या रहेगा भाई, अव्युत्क्रमणीय अवयव रहेगा, यानी अव्युत्क्रमणीय अवयव है तो उसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं, अगर व्युत्क्रमणीय अवयव है तो उसका इनवर्स संभव नहीं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं भाई, एड ज्वाइंट निकालेंगे, एड ज्वाइंट ए, ठीक है, ये फाइंड करेंगे। एड ज्वाइंट ए निकालने के बाद भाई इनवर्स निकालने का एक फार्मूला होता है, ए इनवर्स इक्वल टू होता है एड ज्वाइंट ए बटा में डिटरमिनेंट ए, ठीक है, ठीक है। ये फार्मूला ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अगर इस फार्मूले को नहीं आप जानते हैं तो फिर आप इनवर्स निकालना ही बेकार है, डिटरमिनेंट में आप इनवर्स निकाल ही नहीं सकते। एड ज्वाइंट को हमने फाइंड करना फार्मूले के हिसाब से बताया है, यहाँ पर नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन जब हम कराएंगे क्वेश्चन के टाइम पे ध्यान से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। जय हिंद।